दिस मैड 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 वर्ल्ड, ये पागल 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 दुनिया। क्या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पागल हो चुके हैं? बांदर टपोसियों और डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों सकनात में कोई फर्क दिखाई नहीं देता। ट्रंप चाहते हैं कि चीन की तमाम फैक्ट्रियां बंद करा दें और तमाम सरमायाकार अमेरिका चले आएं। क्या अमेरिका चाइना से आने वाली मनशियात फेंटेनाइल को लेकर सख्त परेशान है? डोनाल्ड ट्रंप की ये बांदर टपोसियां आखिर कब तक चलेंगी? ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सजाद शफीक भट्ट। 1960 की दहाई में एक बहुत मशहूर अमेरिकी फ़िल्म आई थी। उस फिल्म का नाम था दिस मैड 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 वर्ल्ड, ये पागल 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 दुनिया। इस नाम से इस फिल्म का उर्दू डबिंग भी की गई थी और इस नाम से ये फ़िल्म बार बार सिनेमास के ऊपर दिखाई गई। और इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है कि दुनिया जो है वो पागलों की तरह पैसे के पीछे भाग रही है। ये फ़िल्म देखने से ताल्लुक़ रखती है, ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर इससे लुत्फ़ आएगा। अभी इस फिल्म का जिक्र मैंने इसलिए किया है कि अमेरिका और चीन के दरमियान जो हालिया तिजारती जंग है उसने बाकायदा एक पागलपन का रुख ले लिया है। और डोनाल्ड ट्रंप जो हरकत कर रहे हैं वो बंदर की उन हरकत से मुमासलत रखती है जैसे जिसको हम पंजाबी में बांदर टपोसियाँ कहते हैं, यानी बंदर की छलांगें लगानी। कभी वो छलांग लगा के इधर को हो जाता है और कभी छलांग लगा के इधर को हो जाता है। तो जाहिर है कि बंदर का तो यही काम है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और उनके ज़ेर इक़्तिदार अमेरिका आखिरकार कब तक इस तरह की हरकतें करता रहेगा? सूरत हाल ये है कि 1 फरवरी को अमेरिका ने चीन के ऊपर 10% टैक्स आयद किया। फिर उसके बाद मार्च 3 को चीन से आने वाले तमाम सामान के ऊपर अमेरिका ने टैक्स को बढ़ाकर 20% कर दिया। फिर इसी साल मार्च की 26 तारीख को अमेरिका ने चीन से आने वाली गाड़ियों और उनके पुर्जा जात पर 25% टैक्स और आयद कर दिया। फिर उसके बाद अमेरिका ने 2 अप्रैल को कुल मिलाकर चाइना से आने वाली मसनूआत पर 54% टैक्स आयद कर दिया, जिसको हम टैरिफ का नाम दे रहे हैं। टैरिफ इसलिए इसको रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये है कि दरामदात और बरामदात के ऊपर जो टैक्स का बैलेंस होता है वो क्या है, इसीलिए इसको रेसिप्रोकल कहा जाता है। 8 अप्रैल को अमेरिका ने चाइना के ऊपर टैक्स बढ़ाकर 104% कर दिया। और जबकि उसके बाद अब अमेरिका ने 9 अप्रैल को चाइना की मसनूआत पर 145% कस्टम ड्यूटी आयद कर दी, जो कि यानी चाइना से अमेरिका में जो भी मसनूआत दाखिल होंगी उसके ऊपर 145% टैक्स होगा। चीन ने भी दर्जा बदर्जा उसी तरह अमेरिका को जवाब दिया अमेरिका के टैरिफ बढ़ाए जाने का। तो 4 फरवरी को चीन ने गैस, कोयले और फार्म की मशीनरी के ऊपर 10% टैक्स लगाया। फिर उसके बाद 4 मार्च को अमेरिकी फूड्स और ज़रूरी मसनूआत पर 10% मज़ीद टैक्स लगाया। जबकि 4 अप्रैल को चाइना के अंदर अमेरिकी मसनूआत के ऊपर 34% कुल मिलाकर टैक्स आयद किया जा चुका था। जबकि 9 अप्रैल को चाइना ने इस टैक्स को बढ़ाकर 84% तक कर दिया। और अब अमेरिका के बिल्कुल बराबर आके खड़ा हो गया है चाइना भी, और चाइना ने भी अमेरिका के ऊपर उतना ही टैक्स आयद कर दिया है जितना कि अमेरिका ने चाइना के ऊपर आयद कर रखा है। इस वक्त चीन और अमेरिका दोनों एक दूसरे पे जो मसनूआत एक दूसरे को भिजवाएंगे उसके ऊपर दोनों ममालिक ने अपनी अपनी जानिब 145% टैक्स आयद कर दिया है। अब ये तिजारती जंग जो है वो दिन ब दिन तेज़ी इख्तियार करती जा रही है। और इसमें ट्रंप एक तरफ तो पहले 50 मुल्कों के ऊपर उन्होंने टैक्स लगाया, किसी के ऊपर 20%, किसी के ऊपर 36%, किसी के ऊपर 40%, और करते करते ये सूरत हाल आ गई कि कई मुल्कों ने अब ट्रंप को ये लिखा है कि आप हमारे साथ इसके ऊपर मुज़ाकरात करें। तो अब ट्रंप ने 90 दिन की डेडलाइन दी है, 90 दिन के लिए टैरिफ को मुअत्तल कर दिया है, यानी 90 दिन तक टैरिफ अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, अब इन 90 दिन के अंदर जाहिर है कि सट्टेबाजों को दुनिया भर में इस चीज़ का मौका मिल गया है कि वो इस टाइम का फ़ायदा उठाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सौदे करें और उसके अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बटोर सकें।
अब इन 90 दिन का जो ऐलान किया, इसके अंदर ज़ाहिर है कि अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन के साथ मुज़ाकरात करने हैं, हिंदुस्तान के साथ मुज़ाकरात करने हैं और बहुत से दीगर ममालिक के साथ भी अमेरिका मुज़ाकरात करेगा। लेकिन कभी ट्रंप जो है वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, कभी पीछे की तरफ बढ़ते हैं, कभी दाएँ होते हैं, कभी बाएँ होते हैं। तो इससे इनकी मुमासलत अमेरिका की और ट्रंप की अमेरिका की जो मुमासलत है वो बंदर के साथ महसूस हो रही है। यानी बंदर जो छलांगे लगाता है जंगल के अंदर और कभी इधर और कभी उधर और कभी उधर और कभी इधर, तो इसको हम पंजाबी में टपोसियाँ कहते हैं। बंदर की जो टपोसियाँ होती हैं वो हम ट्रंप में देखने को मिल रही हैं और बहुत अजीब सा लग रहा है कि दुनिया की ताकतवर तरीन कौम का ताकतवर तरीन सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप, वो कोई ठोस हरकत करने की बजाय अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें ये समझने की बात यह है कि अमेरिका ने ये टैरिफ के बारे में इस तरह से सोचा क्यों और फिर चीन इसका जवाब देने पे क्यों आया। दरअसल इकोनॉमी के हवाले से, किसी भी मुल्क की मईशत को तरक्की देने के हवाले से दो तरह की पॉलिसीज़ होती हैं। एक को हम कहते हैं प्रोटेक्शनिज़म और एक को हम कहते हैं ग्लोबलिज़म। प्रोटेक्शनिज़म का मतलब ये है कि हम अपने मुल्क के अंदर अपने वसाइल के ज़रिए, अपने मज़दूरों के ज़रिए, अपनी सलाहियतों के ज़रिए जो चीज़ें बना सकेंगे वो बनाएंगे और लोकल प्रोड्यूस लोकली इस्तेमाल होगी और फिर जो चीज़ें बच जाएंगी वो हम बाहर के मुल्क में भेजेंगे और उससे पैसे कमाएंगे। बाहर से आने वाली चीज़ों के ऊपर टैक्सेस की शरह ज़्यादा होगी क्योंकि हमने अपनी लोकल सनत को, अपनी मकामी इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना है, इसलिए बाहर से आने वाली चीज़ें महंगी रखी जाएंगी ताकि लोकल चीज़ें फ़रोख्त हो सके। इसको हम प्रोटेक्शनिज़म कहते हैं, यानी अपनी मुकामी सनत का, मुकामी तिजारत का और मुकामी मईशत का दिफा करना टैरिफ्स को बढ़ा के। अब दूसरी जानिब जो थ्योरी है वो है ग्लोबलिज़म की। ग्लोबलिज़म का मतलब ये है कि पूरी दुनिया, एक प्लैनेट अर्थ जो है वो एक इकाई की हैसियत रखता है और नेशन स्टेट्स अपनी अपनी जगह पे जो प्रोड्यूस बनाती हैं वो कहीं भी भेजने के लिए आज़ाद हैं और उनके ऊपर इतना टैरिफ नहीं होगा और जहाँ से जो चीज़ सस्ती मिल सकेगी तमाम ममालिक उस चीज़ को ख़रीदेंगे। अब दुनिया के अंदर पहले तकरीबन 100 साल पहले से जो चीज़ चली आ रही थी वो प्रोटेक्शनिज़म का पैराडाइम था, यानी प्रोटेक्शनिज़म की सोच चली आ रही थी और सारी दुनिया अमूमी तौर पे इसी के ऊपर कारबंद थी। अमेरिका भी 1913 और 1913 से पहले तक प्रोटेक्शनिज़म की डोमेन में था और अमेरिका भी इसी तरह से चलता था कि अपनी सनत को प्रमोट करता था और दुनिया की चीज़ों के ऊपर कम डिपेंडेंट था। तो उस दौर में अमेरिका ने काफ़ी तरक्की की, लेकिन उसके बाद फिर रफ्ता रफ्ता अमेरिका चूँकि दुनिया का कायद बन गया, हुक्मरान बन गया, बिलवास्ता तौर पे भी और बिलावास्ता तौर पे भी, तो अमेरिका ने एक नया फैशन, एक नई थ्योरी इंट्रोड्यूस कराई दुनिया में और उसके मईशतदानों ने, जिसको ग्लोबलिज़म कहते हैं। और ग्लोबलिज़म के अंदर WTO जैसा एक बैनुल-अक़वामी मुआहदा सामने आया जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर UNO के तमाम कंट्रीज़ मेंबर्स बने और उन मेंबर्स ने एक ओपन मुकाबले में हिस्सा लिया और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त ये सूरत हाल है कि आप कहीं चाहें इंडस्ट्री लगा सकते हैं और कहीं चाहें सौदा बेच सकते हैं और दुनिया जो है वो एक दूसरे के सौदे ख़रीदने के लिए आज़ाद है। लेकिन इस ग्लोबलिज़म ने फिर रफ्ता रफ्ता अतः कि यानी इसमें समझने वाली बात यह है कि चाइना ने भी क्लोज डोर की पॉलिसी अपनी बंद की और ग्लोबलिज़म की तरफ आ गया। अब ग्लोबलिज़म का फ़ायदा चाइना को बहुत ज़्यादा हुआ क्योंकि चाइना की जो प्रोडक्शन है वो बहुत सस्ती है, मज़दूर सस्ता है, बिजली सस्ती है, वहाँ पे सिक्योरिटी के हालात अच्छे हैं, टैक्सेस की शरह, मकामी टैक्सेस की शरह कम है और इस वजह से वहाँ पे चीज़ें सस्ती बनी और उसका नतीजा ये निकला कि पूरी दुनिया की इंडस्ट्री, पूरी दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी अपनी फैक्ट्रियाँ, अपनी अपनी सनतें, अपनी अपनी टेक्नोलॉजी लेके तो चाइना के अंदर आ गए और चाइना के अंदर उन्होंने अपने अपने कारखाने जब लगाए तो चीज़ें उनकी सस्ती बनना शुरू हो गई और सप्लाई की चेन उनके अपने रिस्पेक्टिव ममालिक के बजाय चाइना से शुरू हो गई। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि फ़्रांस के अंदर ईफल टावर के ऊपर जो लिफ्ट लगी हुई है वो ओटिस नामी कंपनी की है, OTIS, ओटिस नामी कंपनी की है। तो अब ओटिस ने एक कारखाना चाइना में भी लगाया है। अगर आप ओटिस के प्राइमरी कारखाने से कोई चीज़ ख़रीदें तो वो आपको महंगी पड़ती है क्योंकि मुतल्लिका मुल्क के टैक्सेस ज़्यादा हैं, वहाँ पे शरह उसकी ज़्यादा है। जबकि आप ओटिस की ही लिफ्ट अगर चाइना से परचेज़ करते हैं तो क्वालिटी वाइज तो आपको सेम मिलेगी, ब्रांड वाइज भी आपको सेम मिलेगी, लेकिन उसका रेट कम मिलेगा। तो अब आपको कुछ समझ में आ गई होगी इस बात की कि प्रोटेक्शनिज़म के फ़वाइद क्या हैं और नुकसानात क्या हैं, जबकि ग्लोबलिज़म के फ़वाइद क्या हैं और नुकसानात क्या हैं।
लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि चीन ग्लोबलिज्म पर कारबंद होते हुए और क्लोज डोर की पॉलिसी बंद करने के बाद इतनी तरक्की कर गया है कि चीन इस वक्त पूरी दुनिया का सप्लायर बन गया है और अमेरिका के अंदर अमेरिकी मसनूआत कम बिक रही हैं और चीनी मसनूआत ज़्यादा बिक रही हैं। यानी इस वक्त चाइना ने जो ज़िक पहुंचानी थी फिर इस टैरिफ के मसले के ऊपर अमेरिका को, तो पहली ज़िक उन्होंने बिलवास्ता तौर पे ये पहुंचाई है कि हॉलीवुड के साथ जो उनकी डील्स थी, यानी तमाम कैमरे, ट्राईपॉड्स, लाइट्स, माइक्स और बहुत सारा सामान फिल्म इंडस्ट्री का, वो सारा चाइना में बन रहा है, वो सस्ता पड़ता है। तो क्योंकि चाइना में ह्यूमन राइट्स की भी वो सूरत हाल नहीं है ना, अमेरिका के अंदर ह्यूमन राइट्स और पे का जो स्ट्रक्चर है और जो दीगर जो उनके मुआवजा जात की जो अदायगी है और साल ब साल उनकी तरक्की है, उसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। वहाँ पे कानून की हुक्मरानी है। यहाँ पे चूँकि कम्युनिस्ट हैं तो यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना रूल करती है, तो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स उस कदर आज़ाद नहीं हैं जिस कदर यूरोप के अंदर, यानी जिसको हम वेस्टर्न ब्लॉक कहते हैं, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और कनाडा भी आ जाते हैं। वहाँ पे ज़ाहिर है कि मुआवजा जात ज़्यादा हैं, तो उस वजह से फिर ग्लोबलिज़म के अंदर चाइना को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मुकाबले की फ़िज़ा के अंदर चाइना फिर आगे बढ़ता चला गया। फिर चाइना ने अमेरिका से ही पैसा कमाया और फिर अमेरिका में ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और अमेरिका के सर्टिफिकेट्स में और डिफेंस सर्टिफिकेट्स में चाइना ने अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। अब इससे अमेरिका के अंदर जो है वो पहले 10 लाख नौकरियां कम हुई, फिर 24 लाख नौकरियां कम हुई। तो अब ट्रंप के ऊपर अमेरिकन अवाम की ये उम्मीद थी कि ट्रंप इसका कोई फार्मूला निकालेंगे। तो अब ट्रंप ने जो फार्मूला निकाला है वो ये है कि ग्लोबलिज्म से वापस प्रोटेक्शनिज्म की तरफ आ जाया जाए। अमेरिका दरअसल ये चाहता है कि चाइना की सारी सनत बंद हो जाए और अब तमाम सनतकार अपनी अपनी टेक्नोलॉजी लेके, अपने अपने कारखाने लेके अमेरिका में आ जाएं ताकि अमेरिकन को रोज़गार मिले। ये जो इमिग्रेंट्स के दाखिले के ऊपर पाबंदियां लगाई हैं और मैक्सिको के दरमियान जो दीवार खड़ी करने की बात की है और मुख्तलिफ लोगों को अपने मुल्क से बाहर निकालना शुरू किया है, तो ये भी असल में इसी चीज़ का एक हिस्सा है कि जैसे कि परवेज़ मुशर्रफ ने कहा था ना कि सबसे पहले पाकिस्तान, तो अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी यही कह रहे हैं कि मेड इन अमेरिका और अमेरिका, वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी हम अमेरिका को दोबारा अजीम तरीन बनाएंगे। तो ये अब एजेंडा है। तो ग्लोबलिज्म को अब अमेरिका तर्क कर रहा है और प्रोटेक्शनिज्म की तरफ आ रहा है और अपनी मकामी सनत को फ़रोग़ देना चाहता है, अपने मज़दूरों के लिए, अपने कारकुनों के लिए वो रोज़गार चाहता है। तो ये अब सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता जो रंग इख्तियार कर रही है, ये कहीं ठीक ठाक किस्म की कोई जंग ना बन जाए, क्योंकि चीन जो है उसका भी सर्वाइवल, बहुत बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है और चीन इस वक्त एक तजुर्बे में कामयाब हुआ है। वो ये है कि उसने अपनी तमाम आबादी को ख़ते गुर्बत से बाहर निकाल लिया है। चीन में कोई शख्स इंटरनेशनल डेफिनेशन के मुताबिक गरीब नहीं रहा। अब सबको रोटी खाने को मुयसर है, मकान वहाँ पे लोगों के पास मुयसर हैं। तो चीन को ग्लोबलिज्म के बहुत ज़्यादा समरात मिले हैं और अमेरिका अब उस लाइन पे जा रहा है जिस लाइन पे पहले दीगर ममालिक थे और दीगर स्टेट्स थी कि वो प्रोटेक्शनिज्म के कायल थे। अमेरिका खुद भी प्रोटेक्शनिज्म का कायल हुआ करता था, लेकिन अब ग्लोबलिज्म का पैराडाइम अमेरिका खुद तोड़ रहा है और प्रोटेक्शनिज्म की तरफ आ रहा है। अच्छा, अब इसमें जो सबसे अहम बात है ना, जो बिल्कुल छुपी हुई है, जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा और उसकी बात भी अच्छी तरह नहीं कर रहा, वो एक लफ्ज़ है जिसको हम कहते हैं फेंटेनाइल। फेंटेनाइल जो है वो एक सिंथेटिक मटेरियल है। असल में अमेरिका और चाइना के दरमियान जो मसला है वो फेंटेनाइल को लेके है। फेंटेनाइल बुनियादी तौर पे ओपियोइड, एक तरह का ओपियोइड होता है। ओपियम कहते हैं अफ़ीम को, और अफ़ीम से जितने भी डेरिवेटिव्स या उनसे जितने भी दीगर चीज़ें तैयार की जाती हैं उसको ओपिएट्स कहते हैं, अफ़ीम से बनाई जाने वाली चीज़ें। अच्छा, अफ़ीम का ही, ओपियम का ही जो सिंथेटिक फार्मूला होता है उससे जो डेरिवेटिव्स बनाए जाते हैं उसको ओपियोइड्स कहते हैं। और फेंटेनिल भी जो है वो वन ऑफ द ओपियोइड्स है। और फेंटेनिल दुनिया की तेज़ तरीन ड्रग है, एनाल्जेसिक ड्रग है, यानी आप इसको उर्फ़े आम में दर्दकुश दवा कह सकते हैं, लेकिन इसका एक पर्पज़ निशात आवरी है, यानी ऐशो निशात में जो लोग मुब्तला होना चाहते हैं वो फेंटेनाइल को यूज़ करते हैं। इस वक्त जो अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स आदाद शुमार हैं, जो कि जिसमें स्मगलिंग शुमार नहीं होती है, ब्लैक में कितना उसका कारोबार होता है उसका अंदाज़ा नहीं, लेकिन 25,000 पाउंड से ज़्यादा फेंटेनाइल बरास्ता चाइना अमेरिका में आता है।
और सबसे ज़्यादा चाइनीज़ फेंटेनाइल इस्तेमाल हो रही है। फेंटेनाइल जो है, अब उसकी शिद्दत का आप अंदाज़ा इससे कर सकते हैं, फेंटेनाइल हेरोइन की निस्बत 100 गुना तेज़ है। और अमेरिका जो है वो चाइनीज़ फेंटेनाइल से छुटकारा चाहता है और अपनी अगली नस्ल का दिफा करना चाहता है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप इस हवाले से जो रवैया इख्तियार कर रहे हैं, जो तरीका इख्तियार कर रहे हैं, उसको तो बांदर टपोसियाँ ही कहा जा सकता है। अब ये बांदर टपोसियाँ कब तक चलेंगी, और ऐसा ना हो कि ये बांदर टपोसियाँ जो हैं वो आगे जाके किसी बाकायदा जंग की सूरत हाल इख्तियार कर लें। अब मसला ये है कि इस वक्त दुनिया की 2 बड़ी ताकतें आमने सामने हैं, यानी चाइना और अमेरिका। अब ये कुछ छोटी कुव्वतें होती तो इनके कोई मुज़ाकरात कराने के लिए भी बीच में आता। अब जब 2 सांड लड़ रहे हो आपस में, तो वो सुलह कराने के लिए कौन आएगा और बातचीत कराने के लिए कौन आएगा, ये तारीख़ आलम के लिए ये बहुत बड़ा सवाल बन के रह गया है। अब आने वाले दिनों में लगता है कि ये चीज़ें और तेज़ होती चली जाएंगी, लेकिन इससे पूरी दुनिया की जो मार्केट्स हैं और जो स्टॉक मार्केट्स हैं स्पेशली, वहाँ पे एक दरम बरम किस्म की सूरत हाल है और बहुत परेशानी पैदा हो चुकी है इन्वेस्टर्स के अंदर, सरमायाकारों के अंदर। अजीब सूरत हाल है, और ये मंदी की सूरत हाल अगर इसी तरह रही तो पूरी दुनिया के अंदर शदीद कसाद बाज़ारी पैदा हो जाएगी, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, और बड़े मुल्क और बड़े लोग तो अपना दिफा किसी न किसी तरह कर लेंगे, लेकिन गरीब आदमी जिसकी दुनिया में अक्सरियत है, और गरीब ममालिक जिनकी दुनिया के ममालिक के अंदर अक्सरियत गरीब ममालिक की है, उनका कैसे दिफा हो पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि दुनिया जो है वो एक अमन का गहवारा बने और पुरअमन तरीके से चीज़ें चलें, ताकि इंसान जो कि बुनियादी यूनिट है यहाँ पे ज़िंदगी का, वो ग्रोथ कर सके, वो तरक्की पा सके और पुरसकून तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें दुआओं में याद रखिएगा, और अपने कोई तबसराजात हों, कोई कमेंट्स हों, तो वो आप हमें ज़रूर लिख भेजिए। आपके बताए हुए से हमें बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिलती है और हमें आगे काम करने की, अपनी समत का अंदाज़ा मुतय्यन करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।